हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी और जो हमारा चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी कि संचार को हम लोग बात कर रहे थे। अब तक हम लोग इसमें 2-3 लेक्चर अपने कर चुके हैं और हम लोग समुद्री मार्गों की बात कर रहे थे कि कौन से व्यस्तम मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को हम लोग देख रहे थे। तो जैसे ही संचार के जितने भी मार्ग हैं वो जो आपके परिवहन के मार्ग हैं उसको हम लोग आपका देख लेंगे और संचार का जब टॉपिक आएगा उसको वहीं रोक के हम सबसे पहले जो आपके परिवहन के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन क्वेश्चंस को हम लोग आपका लिखेंगे और उनको देखेंगे, एक एक करके सारी चीजों को जानेंगे। क्लियर है? तो चलो, अब जैसे कि मैं अब आपका देख पा रहा हूँ कि बच्चियां अपना काम कर रही हैं। ये जीजीआईसी कौन सा सर? जीजीआईसी सुल्तानपुर। बच्चों आप लोग लाइव कर आप जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, सब अपना काम पूरा करने में लगे हुए हैं, कोई अपने पढ़ने में लगा हुआ है। हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो यहाँ तक हम लोग आज जो है अपने लेक्चर को अच्छे से देख चुके थे। आज हम बात करेंगे आपका इसी टॉपिक के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग की। इसकी दक्षिणी प्रशांत आपका समुद्री मार्ग, इसको हम लोग आपका देखेंगे कि यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा शहर से होते हुए प्रशांत महासागर के परिकरणों को मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया में पहुंचाया जाता है कि जो पनामा और सिडनी के बीच की जो 12,000 किलोमीटर की जो आपका दूरी है उसको क्या कर देता है, आपका कम कर देता है। होनोलुलु से इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है और कह रहे जो होनोलुलु है वो क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आपका पोर्ट है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों, देखिए ये 12,000 आपकी किलोमीटर को जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको कम करता है। अब तटीय नौ परिवहन, यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों से जुड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्तीय नौ परिवहन तटीय रेखा वाले देश के लिए एक सुगम विधि है। एग्जाम्पल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और भारत यूरोप के नेक्सन देशों में स्थित आपके तटीय परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है। जो एक सदस्य राष्ट्र के तट पर सदस्य देश अत्यधिक यात्री और माल को लेकर कुछ कारणों से जलयान के लिए आपका देरी करते हैं और महत्वपूर्ण है। अपेक्षाकृत लंबे परंतु उत्तम सम अंतर्द्वीप द्वारा भी आवागमन किया जाता है। रेल मार्ग ने इस रेल नहर सुएज तक खोल दिया है। फिर इसमें इस्लामिया को एक शाखा कैरो से जाती है। नील नदी एक आपका नौगम्य ताजा पानी की नहर सुएज नहर से इस्लामिया से मिलती है, जो पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज को दो ताजे जो पानी है उसकी क्या क्या करती है बच्चों, आपूर्ति करती है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है कि वो कैसे इसको आपूर्ति में लाती है, ठीक है। अगला थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि जो आपका पनामा जो नहर है, इस आपको पनामा नहर को आपका देखना है कि कितनी इम्पोर्टेंस है और बड़े ही आपके महत्वपूर्ण है। और देखिए यह नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, यानी कि अटलांटिक ओशन से किसको जोड़ती है, पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। प्रशांत, इसका निर्माण पनामा जल डमरू यानी कि जो संधि के आर पार पनामा नगर और कोलोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है, जिनसे दोनों ही के 8 किलोमीटर के क्षेत्र को खरीद कर इस नहर मंडप में शामिल किया है। नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में 6 जल बंधक तंत्र हैं तथा जलयान
पनामा की खाड़ी से प्रवेश करने के पहले जल बांधकों को विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्र सतह यानी कि 26 फीट ऊपर या आपके नीचे को पार करना पड़ता है, यानी कि उसको ये सब चीजें आपकी देखनी होती हैं। अब देखिए यहां दिखाया गया है और पनामा को, ये देखिए ये पूरा रीजन आपको दिखाई देगा और उसको कैसे सी के फाटक हैं इसको पूरा इसमें दिखाया गया। अब देखिए सबसे पहले यहां देखिए, देख रहा है आप लोगों को पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है पनामा, ये दिखाई देगा आपको पनामा का पूरा रीजन, कॉलोन से लेकर ये वाला रीजन, ठीक है। अब बड़ा ही आसान हो गया, कितने लंबी किलोमीटर है ये, 72 को दिखा रहा है कि 72 किलोमीटर आपका लंबा है। इस नहर द्वारा समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तरी पूर्व प्रदेश तथा पूर्वी तथा दक्षिण एशिया के मध्य की दूरी भी क्या हो गई है आपकी, कम हो गई है। इस नहर का अत्यधिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है और कह रहे कि जो आपकी पनेवा नहर है इसका जो महत्व है आपका सामरिक दृष्टि से वो क्या है आपका कम है, फिर भी दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और क्या करती है, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है आंतरिक जलमार्ग। नदियां, नहरें, झीलें, तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण आपके जलमार्ग रहे हैं। नावों में स्टीमर, यात्री तथा माल वाहक हेतु नौ परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहर की नौगम्यता और आपकी चौड़ाई, गहराई, जल प्रवाह, निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली नौ परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्रा नदी परिवहन के साथ जोड़ती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी, धात्विक अयस्क इत्यादि जल आदि मार्ग के यातायात के कारण है। प्राचीन काल में परिवहन के प्रमुख राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही उपयुक्त करते हैं, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्ग के प्रतिद्वंदी के कारण सिंचाई इत्यादि कार्यों के लिए जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा की सुलभ न हो पाने, अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग होने से जल परिवहन में अपना महत्व क्या है आपका खो चुकी है, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है वो इसको ये खो चुकी है। आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदियों के साथ सार्थक घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन व्यापार के सभी विकासशील देश को मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। स्वाभाविक बाध्यताओं के होते हुए भी अधिकांश नदियों में तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर बांध बनाए रखने या प्रवाह को नियंत्रण कर नदी को नौगम्य बनाया गया है। निम्नलिखित में से नदी जल मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। कह रहे कि कुछ ऐसी नदी के विश्व जल मार्ग हैं जो उसके लिए आपके महत्वपूर्ण जल मार्ग है। देखिए राइन जल मार्ग, राइन नदी जर्मन और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरमार्ड में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक 700 किलोमीटर लंबी नौका योग्य है। सामुद्रिक पौध कोलोन तक पहुंच सकती है और रूर क्षेत्र से आकर राइन नदी मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से प्रवाहित होती है और संपूर्ण नदी बेसिन भी निर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक आपकी संपन्न है। इस प्रदेश को डाल्सिस्कॉस राइन नदी में स्थित पतन है। रूर के दक्षिण में मिट्टी से होकर प्रभाव आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से भी अधिक समुद्री जलयान और लगभग 2 लाख से भी अधिक आंतरिक मालवाहक पौध सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। कह रहे कि इतने नंबर्स में आपके क्या हैं जलमार्ग हैं, यह न जो क्या करते हैं आपका आदान प्रदान करते हैं। जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्र के उत्तरी अटलांटिक
समुद्री मार्ग से क्या है, इनको जोड़ा जाता है। ठीक, अब है आपका डेब्यूस जलमार्ग। यह आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेब्यूस नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टाटराना, सोबियन और नौका योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमरती लकड़ी तथा मशीनरी है। दूसरा है वोल्गा जलमार्ग। रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 11,200 किलोमीटर लंबी तक की नौकाएं की सुविधा प्रदान करती है। कैस्पियन सागर से मिलती है और वोल्गा मॉस्को नहर को इस मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गो को डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। कैस्पियन सागर से और जो काला सागर है, इन सारे सागरों से क्या करती है, उसको जोड़ती है। ठीक है, इन सारे सागरों को इससे जोड़ती है। ठीक, बरद झील और सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। बड़ी झील और क्या देखना है कि जो सेंट लॉरेंस है, इसको बात करनी है। देखिए, उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलें सुपिरिया, ह्यूरस इरी, ऑन्टारियो सू नहर, वाइल्ड नहर के द्वारा जोड़ते हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी में एस्टोरिया बृहद झील तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों को विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग में स्थित मुख्य पतन ड्यूब्लूप तथा बुफालो के आधुनिक समुद्री पतन को आधुनिक युक्त हैं। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकाएं करते हैं, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पूर्णता के कारण सामने के छोटे मालवाहक पोत को लादना पड़ता है और इसे बेचने के लिए नहर को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। यानी कि किस तरह से आप उन झीलों का प्रयोग करोगे, कैसे अपने कमर्शियलाइजेशन के लिए आप चीजों को यूज करोगे, इसमें ये सारी चीजें आपकी दिखाई गई हैं। एक है आपका मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओनियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ आपको जोड़ता है। यह लंबे स्टीमर से इस मार्ग में मिनियोसिपी पॉलिस तक जाते हैं। अब है आपका वायु परिवहन, यानी कि तो अब आपने इतना पूरा स्ट्रक्चर जल परिवहन का पढ़ा, अब थोड़ा सा ना वायु परिवहन को देख लीजिए कि वायु परिवहन की क्या स्थिति बनी हुई है और कैसा है उसमें चीजें हैं। इस पर थोड़ा सा आप लोगों को विचार करना है कि ये आपका किस तरह की चीजें हैं और क्यों बनी हुई हैं। थोड़ा इनको अगर आप देख लोगे या इन पर बात कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी, आपको याद रह जाएंगी और बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, तो इनको सभी को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि कुछ भी हो आप इनको बहुत अच्छे से याद कर सकें और बहुत अच्छे से आप इनको देख सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। वायु परिवहन परिवहन का तीव्रतम साधन है। कह रहा जो वायु परिवहन है और आपके ट्रांसपोर्ट का सबसे जो फास्ट आप उसको अपना इक्विपमेंट मान सकते हैं। यह अत्यधिक महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाज, वायुयानों को निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यधिक अव्यवस्थान सुविधा जैसे विमानसाल भूमि उगाते हैं, ईंधन आपका रखरखाव इत्यादि, यह सब चीजों की इनकी क्या पड़ती है, आपकी आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हें देश के जहां अत्यधिक औद्योगिक एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है विकसित किया हुआ है। वर्तमान समय में विश्व का कोई स्थान 35 घंटे से अधिक दूर नहीं है। कह रहे कि अब कोई भी विश्व का ऐसा स्थान नहीं है जहां हम 35 घंटे के अंदर आपका नहीं पहुंच सकते।
यानी कि विश्व के किसी भी कोने के अंदर हम लोग 35 आवर्स के अंदर पहुंच सकते हैं। यह चौंकने वाले उन लोगों के कारण संभव हुआ है जो वायुयान बनाते हैं और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा अब घंटों और मिनटों में मापी जा सकती है। यानी जिस यात्रा को हम लोग कई वर्ष में और कई महीनों के स्थान पर वायु मार्ग की यात्रा करते थे, अब इनको क्या कर सकते हैं हम लोग घंटों और मिनटों में आपका माप सकते हैं। विश्व के अनेक भागों में नित्यंत वायु सेवाएं उपलब्ध है। ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों का विकास किया गया है। 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवा प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकती हैं। सुपरसोनिक वायु लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में 3.5 घंटे का सफर तय करती है। अब देखिए वायु का जो मार्ग है भविष्य में बदल रहा है और आपकी अलग प्रकार की मतलब जो आपकी फैसिलिटी है वायुयान में उनको ऐड करा जा रहा है और जो सुपरसोनिक वायुयान है उसको लंदन से न्यूयॉर्क के बीच को हम लोग चला रहे हैं और 3.5 घंटे में क्या कर रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग आपका जो आप कवर अप है वो उसको कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसको बहुत जल्दी और कम समय में दूरी तय करके इसको देख सकते हैं और इसको जांच सकते हैं, इसको हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आंतरिक महाद्वीपीय वायु मार्ग। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग को एक सुस्पष्ट पूर्वी पश्चिमी पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी एशिया और वायु मार्ग का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्ग के 60% भाग का प्रयोग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम, शिकागो, नोडियाक बिंदु जहां अभिसारित होते हैं वह भी महाद्वीप की ओर विकसित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारे ऐसे पॉइंट है जो आपका महाद्वीप की ओर क्या हो रहे हैं, आपका विकसित हो रहे हैं। अफ्रीका, रूस की एशियाई भागों और दक्षिणी अमेरिका में वायुसेना का अभाव है। कह रहे जो आपका अफ्रीका है और रूस के जो भाग हैं और दक्षिण अमेरिका के जो वायु सेवा का अभाव है, ये सब दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 के अक्षांश डिग्री की अपेक्षा विरल और संख्यापीढ़ स्पीड यानी कि आर्थिक विकास के रूप में आपका काम कर रहे हैं। यानी कि सारे मॉडल हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं कि जो दक्षिण अमेरिका गोलार्ध में जो चीजें हैं किस प्रकार से हैं और कैसे उनका विरल है और कैसे महाद्वीप में उनका विकृत कर रहे हैं और कैसे आभासित हैं, इसको हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब इसी में एक चीज है बच्चों, थोड़ा बात करेंगे आपका पाइपलाइन की। देखिए, और ये पाइपलाइन बच्चों किसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? तो पाइपलाइन से क्या आता है बच्चों? थोड़ा ट्रांसपोर्ट है। आज की तारीख में पाइपलाइन से हम लोग आपका पानी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल गैसीय पदार्थ का अबाधित प्रवाह परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर हमको कोई चीज मंगानी है, आपका पेट्रोल डीजल सब बच्चों किसके माध्यम से आ रहा है? पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है, ताकि हम लोग उसको सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से इसको पहुंचा सके। ठीक है, पाइपलाइन द्वारा जल की आपूर्ति से भी सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस तथा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइन द्वारा की जाती है। पाइपलाइन का उपयोग तरल कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड में फार्मा से फैक्ट्री तक दूध को पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। कह रहे आप लोग देखोगे न्यूजीलैंड में जो बड़े बड़े फार्म हैं, उन फार्म से फैक्ट्रियों तक अगर आपको भेजना है कोई चीज, तो दूध को भी वो बच्चों किसके माध्यम से भेजते हैं? पाइपलाइन के माध्यम से भेजते हैं। यानी कि उनके यहाँ जो सिस्टम है बहुत डेवलप है और बहुत वेलनेस तरीके से उन चीजों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों तथा उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइन का सघन जाल है।
इसे बिग इंच ऐसी एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी से स्थित तेल के कुएं से उत्तर पूर्वी राज्यों तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल का भार 17% भाग पाइपलाइन के द्वारा ले गया जाता है। तरल पदार्थ में गैस जैसे जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आबंधित रूप से प्रवाहित होने वाली पाइपलाइन का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कह रहा है ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम लोग इन सब का मुख्यतः प्रयोग करते हैं। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया तथा भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुएं को परिष्कृतकरण और पतनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित आपका तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान, चीन के कुछ भागों तक बढ़ाया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। यानी कि आपका ईरान की जो गैस पाइपलाइन है वो कहाँ कहाँ जाएगी? भारत वाया पाकिस्तान, यानी कि ईरान की जो गैस पाइपलाइन है वो पाकिस्तान से होते हुए कहाँ आती है? आपका भारत पहुंचती है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम बात कर रहे हैं संचार की। यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइन। आजकल यूक्रेन बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। जब से रशिया ने यूक्रेन पर वॉर शुरू की है तब से एक पूरे वर्ल्ड में एक अलग सी अफरा तफरी मची हुई है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको भी कि क्या स्थिति है। देखिए, अब इसी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जो आपका परिवहन है वो कंप्लीटली समाप्त। बात कर रहे हैं संचार की कि कैसे संचार की व्यवस्था है और कैसे उसका दुरुस्तीकरण करना है। इन सब चीज़ों पर गौर करना है और इन सारी चीज़ों को गौर करके देखना है कि क्या चीज़ है और कैसे हम लोग इस पर आपकी बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब तक हम इनको नहीं देखते और तब तक हम इन पे बात नहीं करते तब तक हमको ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पता नहीं चल सकती या हम इनको नहीं देख सकते कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। तो आइए इन पर हम लोग बात करते हैं एक एक करके और देखते हैं कि क्या सुविधा है और किस प्रकार से इनको हम लोग आपका हैंडल कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं या इनको देख भी सकते हैं कि क्या है कुछ सुविधा। देखिए, लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है जिसके लिए टेलीग्राफ और टेलीविजन महत्वपूर्ण रहे हैं। कह रहे मनुष्य की जो बहुत सारी एक्टिविटी हैं उन एक्टिविटी में जो आपका टेलीग्राफ है और जो आपका टेलीफोन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। टेलीग्राफ पश्चिम से अफ्रीका के उपनिवेशवाद का साधन है, यानी कि पश्चिम में जो अमेरिका का उपनिवेशवाद हुआ था उस साधन में बना था। अमेरिका और मध्य 20वीं सदी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीविजन कंपनियों का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एक अधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नागरिकरण का एक क्रांतिकारी कारक बना। फर्मों के अपने कार्य को नगर स्थित मुख्यालय पर केंद्रित कर दिया गया और अपने साख कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए गए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। कह रहे आज भी अगर आप लोग टेलीफोन को देखोगे तो सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। और आप देखिए पहले ये सब कहाँ पर केंद्रित थी, जो भी स्थित आपके मुख्य नगर मुख्यालय थे उनमें, और अमेरिका के जो नगर थे वहाँ एक क्रांति के इसके कारण बन गए थे। और टेलीफोन पर क्या था, यूएस का एकाधिकार था, यानी कि यूएस में ही सबसे पहले जो ये सिस्टम है टेलीफोन लाइन का वो चीजें आपकी प्रारंभ हुई थी। विकासशील देशों में उपग्रह द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण था।
और कह रहे हैं कि जो जो आपके देश में आपका सैटेलाइट बने, उन सैटेलाइट से जो आपका सेल फोन का प्रयोग किया गया है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए संपर्क में महत्वपूर्ण था। अब देखिए, आपके पास मोबाइल फोन है, ये सेल फोन ही तो है। इस सेल फोन को अगर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, इसने सबसे बड़ा रोल क्या निभाया है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी को, उनके ग्रामीण जनसंपर्क को क्या किया है, उच्च कौशल किया है, उच्च कुशल किया है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये सारी जो बातें हैं वो आपका कही हैं और इसी बातों पर आपका बात की है। तो आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। कह रहे जो विकास हो रहा है वो कैसा है, आपका अद्भुत गति से हो रहा है। यह प्रमुख पारव्यधान ऑप्टिकल फाइबर तारों का प्रयोग बढ़ाती है। और कह रहे हैं जो ये चीज है, जिस चीज के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं प्रावधान जो है, ये क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल जो फाइबर हैं उनके माध्यम से होता है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करने के लिए अपने तांबे की तार वाली प्रणाली को उन्नत किया है। और कैसे किया है, जो उनकी अपनी एक तांबे की तार वाली प्रणाली है उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्नत किया है। तो उसको भी हम लोग को देखना है। इन आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक लगभग त्रुटिहीन प्रेक्षण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंगीकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया है। परिणाम पूर्वक स्वरूप एक समावेत नेटवर्क है जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। और क्या करते हैं कि हम जिन्हें किसके नाम जानते हैं, इंटरनेट के माध्यम के नाम से हम लोग इनको जाना जाता है। तो उस इंटरनेट को हम लोग भी देखते हैं। और आप जानते हैं कि कैसे 1990 के दशक में शुरू हुआ ये अंतरजाल आपका इंटरनेट है, उसमें किस तरह से अद्भुत एक अद्भुत रोचात्मक जो आपकी चीजें बनाई हैं, आप उसको समझ सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से क्या चीजें थी और कैसे कैसे स्टेब्लिश था और क्या चीजें ये रही हैं, आप इनको समझ सकते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। उपग्रह संचार, सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेशन होता है और कैसे वो इम्पोर्टेंट है, उसके विषय में भी थोड़ा सा देखना क्या है, बड़ा ही जरूरी है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इन पर आपका एक एक करके आपकी बात करने वाले हैं। तो आज इंटरनेट पृथ्वी की सबसे बड़ी विद्युत जाल के रूप में 100 से भी अधिक देशों में लगभग 1000 करोड़ लोग को जोड़ता है। कितने लोगों को, 1000 करोड़, और कितने से, 100 से अधिक आपका देशों में। ठीक, तो आपको देखना है कि किस तरह से ये आपका महत्वपूर्ण हो रहा है और किस तरह से इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तो एक मिनट इसको, संचार को हम लोग यहीं रोकते हैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ आपका देखते हैं कि कैसे प्रमुख कौन कौन से पॉट हैं। आप इनको एक बार देख लीजिए ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि किस तरह से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और कैसे इनको हम लोग वो आपका देख सकते हैं और कैसे हम इनके आपका बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हवाई पतन है। दक्षिणी महासागर को देखिए और कर्क रेखा को देखिए, कौन कौन से हैं, कहाँ बुगाटो, अमृतसर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब चीजों पर आपको बात करना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पिछला भी हमारा रिवीजन होना चाहिए और हम लोगों को उस पर निरंतर आपको देखते रहना चाहिए कि किस प्रकार है। ठीक है, चलिए देखिए, 1970 से जब संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए अग्रणी शोध किए गए, यानी कि यूएस ने और पूर्व सोवियत संघ ने जो अंतरिक्ष विज्ञान में जो उन्होंने शोध किए हैं, जो रिसर्च किए हैं, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने
संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। और क्या करा है? इस संचार युग में एक नवीन युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह की सफलतापूर्वक प्रेक्षण के कारण अब ग्लोब द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जोड़ा गया है, जिनका यथा स्थान सत्यापन सीमित है। इस तकनीक द्वारा प्रयोग लाई गई संदर्भ में चार लगने वाली इकाई मूल्य व समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लेगा। जिसका तात्पर्य यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी में होने वाले संचार में लगने वाले लागत उपग्रह द्वारा 5000 किलोमीटर दूरी तक होने वाले संचार लागत के बराबर है। यानी कि जितना कॉस्ट आपको 500 किलोमीटर की संचार में लगती है, अब सैटेलाइट्स के माध्यम से 5000 में उतनी कॉस्टिंग क्या होती है आपकी होती है। यानी कि कितना, मतलब देखिए किस तरह से अगर आप लोग कर रहे हैं तो वहां तो आपका 500 मीटर में जितनी कॉस्ट आने वाली उतनी 5000 में आएगी। तो आप देखिए कि सैटेलाइट के माध्यम से कितना आसान हो गया इन चीजों को। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने सबसे बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1989 को, आसगर प्रथम ने 1789 में, रोहिणी द्वारा प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एरियन पैसेंजर पेडोल एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट द्वारा हुआ। भास्कर चैलेंजर इनसैट 1 ने लंबी दूरी के संचार दूरदर्शन रेडियोग्राफी को अत्यधिक आपका प्रभावशाली बना दिया है। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान है। आप देख सकते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से जो आपकी मौसम की भविष्यवाणी वो क्या है? वरदान है। आप देख सकते हैं, आप लोग गूगल पे नेट पे आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मौसम की जानकारी मिलेगी कि जो आपका मौसम है वो मौसम किस तरह का है, क्या चीजें हैं, ये आपको सारी जानकारी आपको एग्जैक्ट रूप में मिल जाएगी कि कितनी स्थिति बनी हुई है, कब बारिश के चांस है, कितना % बारिश होगी, किस समय के बीच दिखाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो इतनी सारी चीजें हैं ये हमारे उपग्रह संचार के माध्यम से ही आपका निश्चित हो पाई है और इनको हम लोग आपका देख पाए हैं उपग्रह संचार के माध्यम से। तो आपको इनको देखना और इनको पढ़ना जो है बेहद आपके लिए जरूरी है, ताकि आप लोग इस पर ध्यान रख सकें और आप इसको कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो जो है आपको पता लगेगा कि कैसे हमारे आपके देश में भी टेलीकम्युनिकेशन और संचार ने आपका एक काम किया है और इसको समझ सकते। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने समुद्री मार्ग, वायु मार्ग के जो सारे रास्ते हैं और कौन किस माध्यम से होता है, कैसे उन्होंने हमारी दूरियों को आपका कम किया है, उन सारी सुलभताओं को, उन रास्ते को, उन सागरों महासागरों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं और हम संचार को ले रहे हैं। संचार ने कैसे बदलाव किए हैं इसके विषय में हम संपूर्ण रूप से कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।